आज इस वीडियो में हम यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। तो यदि आप भी यूपीएस लेना चाह रहे हैं या फिर यूपीएस लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप इन 50 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जरूर देख लें। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है। तो यूपीएस पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू की गई पेंशन योजना है और यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक निश्चित पे आउट की सुविधा देती है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पर एक निश्चित भुगतान यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर कि क्या जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस को चुन सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल 2025 या उससे पहले सरकारी नौकरी में हैं उनके पास में यूपीएस चुनने का मौका रहेगा। और जो सरकारी कर्मचारी इसके बाद में नौकरी में आते हैं यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में नौकरी में आते हैं तो वो भी यूपीएस को चुन सकते हैं। तो मौजूदा और नए सरकारी कर्मचारी या फिर रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि जो न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं क्या वो भी यूपीएस चुन सकते हैं। तो वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ चुन ले सकते हैं 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के पास में भी ये ऑप्शन होगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि क्या 31 मार्च 2025 और उससे पहले रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका जवाब यहां पर दिया गया है कि हाँ, 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड थे उनके पास में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर हैं कि ऐसे कर्मचारी जो कि 10 साल कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद में यदि सेवानिवृत्त हुए हैं, सुपर एनुएट हुए हैं तो उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो उन कर्मचारियों के पास में भी ये ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस को चुन सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी सरकारी कर्मचारी जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कवर नहीं था, एनपीएस में कवर था, लेकिन उसकी मृत्यु यदि हो जाती है तो उसके पास में भी ये ऑप्शन होगा कि वो यूपीएस को चुन सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर था कि जो भी योग्य केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस चुनने के लिए कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो इसके समय बताया गया कि 2 फॉर्म यहाँ पर हैं फिलहाल जो कर्मचारी सेवा में हैं उनके लिए। फॉर्म A1 है उन कर्मचारियों के लिए जो कि 1 अप्रैल 2025 और उसके बाद में नौकरी में आता है और यदि वो यूपीएस लेना चाहते हैं तो उनको फॉर्म A1 भरना होगा। फॉर्म A2 उन केंद्रीय कर्मचारियों को भरना होगा जो कि वर्तमान में एनपीएस में कवर्ड हैं और वो यूपीएस चुनना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों को फॉर्म A2 भरना होगा। इसके संबंध में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में कि ये फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से भी आप इन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका वेब एड्रेस आपके सामने यहाँ पर है जो कि PFRDA या फिर प्रोटीन CRA की जो वेबसाइट वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट आर टाइमलाइंस टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस बाई एन एलिजिबल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जो मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी है वो कब तक अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले 3 महीने की अवधि तक यानी कि 30 जून 2025 तक मौजूदा सरकारी कर्मचारी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद में जो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक उनके पास में कब तक अपना ऑप्शन चुनने का विकल्प मौजूद है यानी कि क्या टाइमलाइन उनके लिए। तो उनके लिए भी 3 महीने का ही समय यहाँ पर दिया गया है यानी कि मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी हो
या फिर जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी 3 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है यूपीएस चुनने का। उसके बाद में सभी के लिए जो कि पहले से सुपर एन्युटेड हो चुके कर्मचारी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके फैमिली मेंबर्स भी एनपीएस के तहत कवर थे, लेकिन वो यूपीएस चुनना चाहते हैं तो उनको भी 3 महीने के अंदर ही अपना विकल्प चुनना होगा। उसके बाद में ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि नई भर्ती में आते हैं, यानी न्यूली रिक्रूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्हें कितने दिन के अंदर अपना ऑप्शन फॉर्म चुनना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही वो गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं उसके 30 दिन के भीतर उन्हें अपना विकल्प चुनना होगा कि वो एनपीएस में बना रहना चाहते हैं या फिर वो एनपीएस के तहत यूपीएस लेना चाहते हैं। तो नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में कि क्या एक बार जो ऑप्शन चुन लिया गया है उसे दोबारा बदला जा सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक बार ऑप्शन जो चुन लिया उसे दोबारा बदलने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये वापस नहीं बदला जा सकता। तो एनपीएस के तहत यदि आप यूपीएस लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें, एक बार जो ऑप्शन आपने चुन लिया वो फाइनल होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक आ गया कि यदि एक सरकारी कर्मचारी गिवन टाइम पीरियड में ऑप्शन चुनने में असफल रहता है, यदि वो चुनाव नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी एनपीएस के अंदर ही कवर्ड माना जाएगा, उसे यूपीएस का फायदा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कि व्हाट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अंडर यूपीएस। तो पीआरएन इज ए परमानेंट अकाउंट नंबर अलोकेटेड टू सब्सक्राइबर ओपनिंग और ओपनिंग फॉर यूपीएस एंड अंडर विच ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय द सीआरए सिस्टम। तो जैसे कि एनपीएस में है उसी तरह से पीआरएन नंबर यूपीएस में भी कर्मचारी को अलॉट किया जाएगा। और जो कर्मचारी पहले से एनपीएस में है तो उनको दोबारा से प्रान नंबर जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि वेयर द ऑप्शन फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स अंडर एनपीएस इज टू बी सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर्स। तो जो सरकारी कर्मचारी उन्हें कहां अपना फॉर्म ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है। तो यहां पर कहा गया है कि जो ऑप्शन फॉर्म है वो ऑनलाइन या फिर फिजिकली रूप से अपने हेड ऑफ द ऑफिस को या फिर डीडीओ को जमा कराया जा सकता है। जहां पर आप एम्प्लॉई हैं तो आपके जो भी हेड ऑफ द ऑफिस है, जिस ऑफिस में आप नौकरी करना है, उस ऑफिस में आपको ये जमा कराना है। आप यदि ऑनलाइन भी जमा कराते हैं तब भी आपको एक कॉपी आपके डीडीओ को देनी है, आपकी हेड ऑफ द ऑफिस को देना है। उसके बाद में से आगे की कार्रवाई आपके हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन फॉर्म अपनी ऑफिस को ही जमा कराना है। वेदर देयर इज ए ऑनलाइन प्रोसेस फॉर इनरोलमेंट अंडर यूपीएस। तो जो एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं वो अपनी इनरोलमेंट रिक्वेस्ट को ऑनलाइन भी सीआरए की वेबसाइट से जमा करा सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको हार्ड कॉपी अपने ऑफिस को जमा करानी अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर कि व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर एनपीएस। तो एनपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। तो क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी द completed months for which UPS subscribers has rendered regular service under the central government determined by the head of the office in terms of regulation 13 of PFRDA regulations 2025. How the subscriber can obtain the status of his or her application. The subscriber can obtain the status of his or her application from CRA and respective nodal office. यदि आपको स्टेटस चेक करनी है तो आप इसको CRA की वेबसाइट पर या फिर आपके नोडल ऑफिस से भी आप इसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि विल यूपीएस सब्सक्राइबर्स विल बी एबल टू ओपन मेंटेन होल्ड वॉलंटरी एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनता है तो क्या उसके बावजूद भी वो एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट को मेंटेन कर सकता है या फिर ओपन कर सकता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि यस, सब्सक्राइबर्स ऑफ यूपीएस कैन वॉलंटरी maintain NPS Tier 1 and NPS Tier 2 accounts under all citizen model along with the UPS as a separate account within same प्रान नंबर। तो यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी जो कि यूपीएस में है उसके पास में ये भी ऑप्शन है कि वो एक आम पब्लिक की तरह अपना एनपीएस टायर 1 और टायर 2 अकाउंट मेंटेन कर सकता है, साथ में ही वो यूपीएस का भी फायदा ले सकता है। लेकिन एनपीएस का यदि अकाउंट मेंटेन करता है तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन खुद को अलग से करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पर कि व्हाट विल हैपन टू माय एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि जो मेरा वर्तमान में कॉर्पस है उसका क्या होगा
यदि मैं एनपीएस टू ओपीएस माइग्रेट करता हूं तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू ओपीएस द कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर्स विल गेट ट्रांसफर्ड टू प्रान टैग्ड टू यूपीएस। तो आपका पूरे कॉर्पस को यूपीएस प्रान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। सेकंड सवाल यानी कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस वेदर न्यू प्रान विल बी इशूड। ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस द सब्सक्राइबर शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द अर्स्टवाइल प्रान टैग्ड टू द यूपीएस। तो किसी प्रकार का नया प्रान नंबर एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर इशू नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी का मौजूदा प्रान नंबर है वो भी यूपीएस में वैलिड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट इज द इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस मीन्स द वैल्यू ऑफ कॉर्पस अवेलेबल इन द प्रान ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर यूपीएस। बेंचमार्क कॉर्पस इज नोशनल वैल्यू computed by CRA for comparison with individual corpus. It is based on NAV of the default investment. For more details, Regulation 12 and illustration in Schedule of Regulations may be referred. तो यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्पस CRA के द्वारा कंपेरिजन के लिए कंप्यूट किया गया एक बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट में सरकारी कर्मचारी का जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसकी तुलना की जाएगी कि कितना यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। उसी के हिसाब से सरकारी कर्मचारी को यूपीएस में पेंशन दी जाएगी। बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में अलग से वीडियो चैनल पर डाला जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यूपीएस में बेंचमार्क कॉर्पस एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी के आधार पर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली अंतिम पे आउट की राशि निर्भर करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो कैन एन एम्प्लॉय सेलेक्ट द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न अंडर यूपीएस। यस, एम्प्लॉयज कैन चूज फ्रॉम रजिस्टर्ड पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट पैटर्न्स डिफाइंड बाय द पीएफआरडीए। तो सरकारी कर्मचारियों के पास में ये ऑप्शन होगा कि एम्प्लॉय का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉर्पस है, एम्प्लॉय कॉर्पस, उसको कहाँ पे निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, ये पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी का अधिकार रहेगा। लेकिन जो पूल कॉर्पस है, उस पूल कॉर्पस का पूरा इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल सरकार के पास में रहेगा। अगला पॉइंट यहां पर कि व्हाट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट चूज ए पेंशन फंड। इन सच केसेस द एम्प्लॉय विल बी असाइंड द डिफॉल्ट पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिफाइंड बाय द पीएफआरडी। यदि यहाँ पे चूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट जो भी पेंशन फंड है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा पीएफआरडी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अदर दैट डिफॉल्ट पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन भी हैं जो कि सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी बार अपनी चॉइस को चेंज कर सकता है। तो यूपीएस सब्सक्राइबर सेल हैव एन ऑप्शन टू चेंज द चॉइस ऑफ पेंशन फंड वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस ट्वाइस इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो यदि आपको पेंशन फंड चुनना है तो आप एक बार साल में चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस यदि आपको चेंज करनी है तो आप 2 बार साल में चेंज कर सकते हैं कि आपको कहां पर पैसा लगाना है। अगला पॉइंट यहां पर कि विल द सब्सक्राइबर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ कॉर्पस वैल्यू अपडेट्स। यस, CRA will provide details of the individual corpus and benchmark corpus in the प्रान अकाउंट स्टेटमेंट periodically। तो यहाँ पर आपको periodically आपके कॉर्पस में कितना पैसा है, बेंचमार्क का वैल्यू कितना है, इसकी सूचना आपको पीएफआरडी के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले आने वाले वीडियोज में आपको आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, लगभग 24 से 25 पॉइंट्स और बचे हैं, वो पार्ट 2 में आपको बताए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।